हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के तीसरे पार्ट, कक्षा 10 में केमिस्ट्री के तीसरे पार्ट धातुएं एवं अधातुओं के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं। हमने पिछली वीडियो में, ठीक है, एक वीडियो डाली थी सक्रियता श्रेणी, ठीक है। तो जो सक्रियता श्रेणी थी उसमें सबसे ऊपर वे धातुएं थी जो अधिक क्रियाशील थी, सबसे अधिक क्रियाशील। बीच में वे धातुएं आती हैं जो मध्यम क्रियाशीलता पाई जाती हैं और सबसे लास्ट में वे धातुएं आती हैं जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, मतलब वो क्रिया नहीं करती, बहुत कम क्रियाशील होती हैं। तो ये वही धातुएं हैं जो बहुत कम क्रियाशील होती हैं, ठीक है। उनका निष्कर्षण किस प्रकार करते हैं। एक बात हमने पहले बता चुके हैं, अब भी बता रहे हैं। जो धातुएं कम क्रियाशील होती हैं उनमें जो अशुद्धियां हैं कम मात्रा में पाई जाती हैं, क्योंकि वे जो बाह्य यौगिक हैं उनसे बहुत कम क्रिया करती हैं, ठीक है, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। लेकिन पाई तो प्रकृति में जाती हैं, अशुद्धि तो आनी स्वाभाविक है। तो अशुद्धियां उनमें कम पाई जाती हैं, तो उनको बहुत ही आसानी से दूर किया जा सकता है। तो देखते हैं जो कम क्रियाशील धातुएं हैं, जैसे कि कॉपर है, मरकरी है, चांदी है, सोना है, ठीक है। ये क्रियाशील न होने के कारण इनके सल्फाइड अयस्कों का, ठीक है, इनके सल्फाइड अयस्क जो हैं का भर्जन करके प्राप्त जो ऑक्साइड होते हैं, पहले उनका भर्जन करते हैं। भर्जन का मतलब है वायु की उपस्थिति में उनको गर्म करते हैं, ठीक है, खुले में गर्म कर देते हैं। तो गर्म करने पर ये अपने ऑक्साइडों में बदल जाते हैं और जो उनके ऑक्साइड हैं उनको गर्म करने पर शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है, ठीक है। तो यहां एग्जाम्पल दो लेंगे, यहां कॉपर और मरकरी का। तो सबसे पहले हम मरकरी के बारे में बात करते हैं। हमने मरकरी को पारा भी कहते हैं, ठीक है। पारे का एक अयस्क लिया हमने सिनाबार, सूत्र होता है HgS, ठीक है। अब इसमें यहां समीकरण दी हुई है। अगर हम डायरेक्ट समीकरण को समझें तो ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये थ्योरिकल है। अगर मैं समीकरण को बता दूं, समीकरण में जो व्याख्या दी गई है वही यहां लिखी हुई है, ठीक है। तो जो हमारा क्या है, सिनाबार है, उसका हम भर्जन करते हैं, मतलब दहन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो ये HgO में, ठीक है, मरकरी ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये उड़ जाती है। एक बात ध्यान रखना, S का मतलब सॉलिड है, जो HgS है, ठीक है, ये सॉलिड है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस है, हम भर्जन कर रहे हैं इसका, और HgO भी सॉलिड है और SO2 गैस है, उड़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो HgO सॉलिड अवस्था में है, हमारा मरकरी ऑक्साइड जो है, इसको हम गर्म करते हैं और गर्म करने पर जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये इसमें से निकल जाती है, ठीक है, ये भी उड़ जाती है वायुमंडल में, और हमारा जो शुद्ध पारा या शुद्ध मरकरी लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होती है। एल का मतलब लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होती है, ठीक है। यही बात यहां लिखी हुई है। पारे का अयस्क सिनाबार है HgS में से Hg का निष्कर्षण करने के लिए सबसे पहले इसे वायु की उपस्थिति में गर्म, मतलब भर्जन करते हैं, जिससे HgO प्राप्त होता है। यह बात लिखी हुई है, ठीक है। जिसे गर्म करने पर यह Hg मरकरी में अपचयित हो जाता है। अब अपचयित मतलब इसका जो ऑक्सीजन है वो निकल जाता है, ऑक्सीजन त्यागना अपचयन कहलाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कॉपर के बारे में। तो देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड जो अयस्क है हमारा, वो कॉपर का अयस्क है, कॉपर ग्लास, Cu2S, ठीक। पहले की तरह ही हम इसका भर्जन करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो होता क्या है, जब वायु की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं
तो Cu2s का कुछ भाग, Cu2s का कुछ भाग ऑक्सीजन से क्रिया करके Cu2s का कुछ भाग O2 से क्रिया करके Cu2O में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यह जो Cu2O बना है, Cu2O बना है, जो शेष Cu2s है, क्योंकि अभी बताया है कि सारा का सारा Cu2s Cu2O में नहीं बदलता है, सारा का सारा जो Cu2s है, ठीक है, Cu2s है Cu2O में नहीं बदलता है, केवल कुछ मात्रा में ही Cu2s Cu2O में बदल जाता है। ठीक है, जो बना हुआ Cu2O है, जो शेष बचा Cu2s है, उससे क्रिया करके कॉपर देता है और SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये वातावरण में उड़ जाती है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। एक बार और एक्सप्लेन करता हूं कि जो Cu2s है कॉपर ग्लास, इसका भर्जन किया जाता है, तो जितना भी मान लेते 100% है, ठीक है, इसका आंशिक मान हम मान लेते 10%, मतलब 100 ग्राम है तो 10 ग्राम, केवल 10 ग्राम Cu2s Cu2O में चेंज हो जाता है, बाकी का जो 90 ग्राम है वो रह जाता है। ठीक है, जो Cu2O है वो बाकी के बचे हुए 90 ग्राम Cu2s से क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद ये कॉपर देता है और सल्फर डाइऑक्साइड उड़ जाती है। ठीक है, तो ये बात यहां लिखी हुई है, देख लेंगे। Cu2s को वायु की उपस्थिति में गर्म मतलब भर्जन करने पर यह Cu2O में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद Cu2S जो शेष है से क्रिया करके कॉपर देता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके नाम आपके याद होने चाहिए। Cu2s को कॉपर सल्फाइड कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन है, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, नाम शायद याद होंगे आपके। कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर सल्फाइड है, और ये कॉपर है, और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, और जो ये कोष्ठ में लिखा हुआ है Sg, ठीक है, ये है S को सॉलिड कहते हैं, मतलब ठोस है ये, और G का मतलब गैस है। एक जगह L भी लिखा होता है, L का मतलब लिक्विड होता है, और एक जगह AQ भी लिखा होता है, AQ इस प्रकार, AQ वो एक्वस होता है, वो विलयन होता है। ठीक है, जैसे मैंने नमक और पानी मिला दिया तो वो एक्वस हो गया, किसका, नमक का एक्वस हो गया। किसी भी हम चीज में पानी मिला दें तो वो उसका एक्वस हो गया। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।